नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर। डियर स्टूडेंट, आज हम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के एम.कॉम प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र आयकर विधान एवं लेखे, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के एम.कॉम तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र आयकर एवं लेखे तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के एम.कॉम प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र आयकर विधान एवं लेखे की 5वीं इकाई के अंतर्गत आयकर पदाधिकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 116 के अंतर्गत आयकर अधिनियम के क्रियान्वयन एवं आयकर विभाग के प्रशासन के लिए भारत सरकार ने विभिन्न पदाधिकारियों की व्यवस्था की है। आयकर से संबंधित विभिन्न पदाधिकारी या प्राधिकारी निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। दूसरा, आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त। तीसरा, आयकर प्रमुख निदेशक या मुख्य आयुक्त। चौथा, आयकर प्रधान निदेशक या आयकर प्रधान आयुक्त। पांचवा, आयकर निर्देशक या आयकर आयुक्त अपील। छठवां, अतिरिक्त आयकर निर्देशक या अतिरिक्त आयकर आयुक्त। सातवां, संयुक्त निदेशक आयकर संयुक्त आयकर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त अपील। आठवां, सहायक निदेशक आयकर या सहायक आयुक्त आयकर। नौवां, उप निदेशक आयकर या उप आयुक्त आयकर। 10वां, आयकर अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी। 11वां, कर वसूली अधिकारी। 12वां, आयकर निरीक्षक। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड एवं उसके अधिकार। इसका गठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत हुआ है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड आयकर प्रशासन संबंधी मामलों में सर्वोच्च पदाधिकारी है। इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। बोर्ड के अधिकार। पहला, नियम बनाना, धारा 295। यह आयकर अधिनियम के संबंध में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नियम बनाता है। इन नियमों का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाता है। दूसरा, आदेश एवं निर्देश देने का अधिकार, धारा 119(1). आयकर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए यह बोर्ड अन्य आयकर पदाधिकारियों को आदेश एवं निर्देश दे सकता है। इन आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना संबंधित पदाधिकारी के लिए आवश्यक है। यद्यपि बोर्ड को आदेश या निर्देश देने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन यह निम्न प्रकार के आदेश नहीं दे सकता। किसी विशिष्ट मामले को विशेष प्रकार से निपटाने के लिए। दूसरा, अपील संबंधी पदाधिकारियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला आदेश। तीसरा, स्पष्टीकरण देना। कर निर्धारण एवं कर की वसूली के कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए यह समय समय पर आवश्यक आदेश, निर्देश एवं स्पष्टीकरण दे सकता है। चौथा, कठिनाई दूर करना, धारा 119(2). बोर्ड वास्तविक कठिनाई या अन्याय को दूर करने के किसी मामले में या मामलों में आयकर कमिश्नर या अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। पांचवा, पुनः कर निर्धारण। यदि कोई आयकर अधिकारी 8 वर्षों की समाप्ति पर किसी करदाता को पुनः कर निर्धारण का नोटिस देना चाहता है तो बोर्ड की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। छठवां, नियुक्ति का अधिकार, धारा 117(2). बोर्ड सहायक कमिश्नर से नीचे के पद के आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां तभी की जा सकती हैं जबकि केंद्र सरकार ने बोर्ड को इस कार्य के लिए अधिकृत किया हो। सातवां, नियुक्ति करने का अधिकार देना, धारा 117(3). अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करने का अधिकार किसी भी आयकर पदाधिकारी को प्रदान कर सकता है। आठवां, कंपनी घोषित करने का अधिकार, धारा 217(4). किसी संस्था, समुदाय या संगठन को किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी घोषित करने का अधिकार बोर्ड को प्राप्त है। नौवां, माफ़ी की पुष्टि का अधिकार।
यदि 5 लाख रुपए से अधिक छिपाई गई या गलत दिखाई गई आय के संबंध में मुख्य कमिश्नर ने अर्थदंड को माफ करने या कम करने का आदेश दिया हो तो बोर्ड उसकी पुष्टि कर सकता है। 10वां, साथ साथ कार्य करने का आदेश देना। धारा 120(5) बोर्ड 2 या 2 से अधिक कर निर्धारण अधिकारियों को साथ साथ कार्य करने का आदेश दे सकता है। 11वां, जनहित में सूचना प्रदान करने का आदेश। धारा 138(1)(a) यदि जनहित में किसी अन्य विभाग के अधिकारी को आयकर विभाग से किसी व्यक्ति के संबंध में जानकारी की आवश्यकता हो तो बोर्ड ऐसी जानकारी प्रदान करने का आदेश आयकर विभाग के किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी को दे सकता है। दूसरे क्रम पर मुख्य निदेशक या मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त के अधिकार। ये मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इनके अधिकार एवं शक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला, नियुक्ति का अधिकार। धारा 117(2) एवं 117(3) प्रमुख निदेशक या प्रमुख आयुक्त को उपायुक्त या सहायक आयुक्त से नीचे के पद वाले आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार अधिकृत कर सकती है। इसके अलावा आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति भी यह कर सकता है। दूसरा, मामले का हस्तांतरण। धारा 127 इस प्रकार के अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह किसी मामले को अपने अधीन किसी कर निर्धारण अधिकारी से अपने ही अधीन अन्य किसी कर निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। तीसरा, खोज तथा जब्ती के संबंध में अधिकार देना। धारा 132 बोर्ड द्वारा अधिकृत होने पर इस श्रेणी के पदाधिकारी किसी उप निदेशक, सहायक निदेशक या आयकर अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह खोज एवं जब्त करने के संबंध में सभी कदम उठा सकता है। चौथा, जांच पड़ताल का अधिकार। धारा 135 इस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार की जांच पड़ताल कर सकता है। इस संबंध में इसे वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त हैं। पांचवा, कर की वापसी रोकने की पुष्टि। यदि कोई कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को कर की वापसी रोकने का आदेश देता है तो उस आदेश की पुष्टि मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा होना आवश्यक है। छठवां, कर की वापसी की राशि की पूर्ति करना। धारा 245 यदि किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई राशि वापस की जाती है एवं उस पर किसी वर्ष का कर भी बाकी है तो ऐसी दशा में मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर वापसी की राशि का समायोजन उस व्यक्ति द्वारा देय राशि से करने का आदेश दे सकता है। सातवां, पुनर्विचार का अधिकार। धारा 263 यदि कमिश्नर यह अनुभव करता है कि किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश गलत है या उससे राजस्व की हानि हो रही है तो वह ऐसे आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। पुनर्विचार करने के बाद वह ऐसे आदेश को संशोधित या रद्द कर सकता है या कर दायित्व बढ़ा सकता है या नए कर निर्धारण के आदेश दे सकता है। कमिश्नर करदाता के आवेदन पर भी पुनर्विचार कर सकता है। ऐसी दशा में कर दायित्व बढ़ाया नहीं जाएगा। आठवां, अर्थदंड में कमी करना या माफ़ करना। धारा 273(a) मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह धारा 271(1)(3) के अंतर्गत लगे हुए अर्थदंड को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। नौवां, संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति देना। धारा 281(b) यदि सरकारी आय को सुरक्षित रखने के लिए कर निर्धारण अधिकारी करदाता की कोई संपत्ति कुर्क करना चाहता है तो इसके लिए अनुमति मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा दी जाएगी। 10वां, सूचना प्रदान करने का आदेश देना। धारा 138 यदि जनहित में किसी सूचना या जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर को कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो ऐसे करदाता के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए वह संबंधित अधिकारी को आदेश दे सकता है। 11वां, ब्याज में कमी या माफ़ करना। मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह धारा 234(a), 234(b) एवं 234(c) के अंतर्गत लगे ब्याज को कम अथवा पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। तीसरे क्रम पर है संयुक्त आयुक्त, सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त
एवं उसके अधिकार। ये आयुक्त के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इनके अधिकार इस प्रकार हैं। पहला, सूचना मांगने का अधिकार, धारा 133। उप आयुक्त या सहायक निदेशक को सभी आवश्यक सूचनाएं करदाता से मांगने का अधिकार है। दूसरा, प्रवेश का अधिकार, धारा 131 ए एवं 131 बी। यह अपने कार्यक्षेत्र के अंतर किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है एवं उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। तीसरा, निरीक्षण का अधिकार, धारा 134। यह किसी कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों या बंधक रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकता है। चौथा, पूछताछ का अधिकार, धारा 135। इस अधिनियम के अंतर्गत पूछताछ करने के लिए उसे वे सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक कर निर्धारण अधिकारी को हैं। पांचवा, रिकॉर्ड मंगवाकर जांच करना, धारा 144 ए। उप कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह किसी भी कर निर्धारण अधिकारी के पास विचाराधीन किसी मामले के रिकॉर्ड मांग कर जांच पड़ताल कर सकता है और यदि आवश्यक समझे तो कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक निर्देश दे सकता है। न्यायिक अधिकार, छठवां, धारा 131 एक। इसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी मुकदमे की सुनवाई के समय वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक न्यायालय को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत प्राप्त हैं। सातवां, आय छिपाने के संदेह में अधिकार, धारा 131 एक ए। यदि सहायक निदेशक को यह संदेह हो कि उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई आय छिपा ली गई है अथवा छिपाए जाने की संभावना हो तो वह सभी आवश्यक अधिकारों का उपयोग कर सकता है। चौथे क्रम पर है कर निर्धारण अधिकारी। कर निर्धारण अधिकारी व्यावहारिक रूप से आयकर विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है क्योंकि यह अपने क्षेत्र के करदाताओं का कर निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत निम्न पदाधिकारी आते हैं। पहला, अतिरिक्त आयुक्त। दूसरा, अतिरिक्त निदेशक। तीसरा, संयुक्त आयुक्त। चौथा, संयुक्त निदेशक। पांचवा, सहायक आयुक्त। छठवां, उप निदेशक। सातवां, उप आयुक्त। आठवां, सहायक निदेशक। नौवां, आयकर अधिकारी। इनके अधिकार एवं कार्य। पहला, कर निर्धारण करना। यह अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले करदाताओं का कर निर्धारण करता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, प्रवेश एवं जांच का अधिकार। कर निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में किसी भी स्थान पर प्रवेश कर सकता है। तीसरा, लेखा पुस्तकें तथा सूचनाएं प्राप्त करना। यह करदाता से आवश्यक लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड एवं सूचनाएं मांग सकता है। चौथा, तलाशी एवं कब्जे में लेना। यह अपने कार्यक्षेत्र में तलाशी ले सकता है एवं संदिग्ध बही खातों या संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकता है। पांचवा, गवाही लेना। यह किसी व्यक्ति से शपथ के आधार पर गवाही या बयान ले सकता है। छठवां, कंपनी के रजिस्टरों की जांच। यह कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों या अन्य प्रकार के रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है एवं उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकता है। सातवां, आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचना देना। यदि कर निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि किसी व्यक्ति की आय कर योग्य है और उसने आय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है तो उसे आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचना दे सकता है। आठवां, कर वसूली करना। यह करदाता को कर का भुगतान करने के लिए मांग का नोटिस देता है एवं इसकी वसूली करता है। नौवां, न्यायिक अधिकार। इसे किसी मामले की सुनवाई के संबंध में वे सभी न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो न्यायालय को प्राप्त हैं। 10वां, फर्म का पंजीयन। आयकर की दृष्टि से फर्म का पंजीयन करने और निरस्त करने का अधिकार इसे प्राप्त है। 11वां, कर वापसी का समायोजन। यह किसी करदाता को कर की वापसी करने के बजाय वापस की जाने वाली राशि का बकाया कर की वसूली के लिए समायोजन कर सकता है, लेकिन इसके लिए आयुक्त से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। 12वां, पुनः कर निर्धारण का अधिकार।
यदि किसी करदाता की कोई आय भूल से कर निर्धारण से छूट गई हो या गलत कटौती दे दी गई हो या कोई अन्य भूल हो गई हो तो वह पुनः कर निर्धारण कर सकता है। 13वां, कर की वापसी। यदि करदाता ने अग्रिम कर का या उद्गम स्थान पर कटौती के रूप में नियमित कर निर्धारण के अंतर्गत देय कर से ज़्यादा राशि जमा कर दी हो तो उसे कर की वापसी का आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया जाता है। 14वां, स्थायी खाता संख्या देना। यह अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को स्थायी खाता संख्या आवंटित करता है। 15वां, अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील। यह किसी मामले के संबंध में अपील में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। 5वें क्रम पर है आयुक्त अपील के अधिकार। यह आयकर अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पदाधिकारी होता है। यदि कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी के किसी निर्णय से संतुष्ट न हो तो आयुक्त अपील के समक्ष अपील कर सकता है। आयुक्त अपील के अधिकार निम्न हैं। पहला, न्यायिक अधिकार। आयुक्त अपील को किसी मामले की सुनवाई के समय वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि एक न्यायालय को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत प्राप्त हैं। सूचनाएं मांगने का अधिकार। इन्हें मामले से संबंधित सभी सूचनाएं मांगने का अधिकार है। तीसरा, कंपनी के रजिस्टरों का निरीक्षण। यह कंपनी के सदस्य रजिस्टर, ऋण पत्रधारी रजिस्टर अथवा रहन रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकते हैं एवं उनकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, अपील का निपटारा। कमिश्नर अपील को अपील के संबंध में निम्न प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार है। ए, कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करना। बी, कर दायित्व में कमी करना। या सी, कर दायित्व में वृद्धि करना। या डी, कर निर्धारण को निरस्त करना एवं नए सिरे से कर निर्धारण का आदेश देना। ई, अर्थदंड को कायम रखना या बढ़ाना या घटाना या रद्द करना। या एफ, जैसा वह उचित समझे वैसा निर्णय देना। और अंत में 6वें क्रम पर है आयकर निरीक्षक के अधिकार एवं कार्य। आयकर निरीक्षकों की नियुक्ति आयकर आयुक्त द्वारा की जाती है। ये आयकर अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इनके अधिकार एवं कार्य निम्न हैं। पहला, इसका प्रमुख कार्य नए करदाताओं का पता लगाना है। दूसरा, आयकर अधिकारी द्वारा सौंपा गया कार्य करना एवं उसके आदेशानुसार जांच करना। तीसरा, आयकर अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर यह अपने क्षेत्र में किसी भी स्थान पर प्रवेश कर सकता है एवं आयकर अधिकारी के अधिकारों का उपयोग कर सकता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। नमस्कार।